एक तो जो हमें पता है, हमने सुना था ट्रेनिंग के दौरान, नॉमिनल अकाउंट्स कुछ होते हैं, रियल अकाउंट्स कुछ होते हैं, है ना। और उसके अलावा जो है एक तरीका होता है मॉडर्न अप्रोच, जिसमें हम एसेट लाइबिलिटीज को क्लासीफाई करते हैं। और हमें दोनों ही सीखने हैं। जो हमने पढ़े थे ट्रेनिंग के दौरान, नॉमिनल अकाउंट्स एंड ऑल, उससे बेटर जो तरीका है वो मॉडर्न अप्रोच में है। तो हम वो दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हें डिस्कस करेंगे। और ये इसलिए जरूरी है कि आप जो भी एंट्री करने वाले हो बैलेंस शीट के अंदर या जनरल एंट्रीज करोगे, वो रूल्स जो उसके होते हैं डेबिट या क्रेडिट के, वो हमें पता होने चाहिए, अदरवाइज वो हम पूरे नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है। तो पहले देखते हैं अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जो हम अकाउंट बनाते हैं, जो हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। मैं इसे हाइड कर सकता हूँ। बेटर। चलिए, तो अकाउंट क्या है? अकाउंट के अंदर जो है आप रिकॉर्डिंग करते हैं सारी सारी ट्रांजेक्शन्स की। और रिकॉर्डिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर हेड में होती है। जैसे हमने अभी कल हमारी ट्रेनिंग थी ऑनलाइन, तो वहाँ भी हमें हेड बताए गए थे। तो ट्रैफिक अकाउंट्स के या रेलवे के कुछ हेड्स होते हैं। ऐसे ही हम जो अलग अलग हेड्स के अंडर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे अकाउंट बोल देते हैं। इसके दो पार्ट है मेनली। एक तो हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, और ये सिमिलर पोर्शन यहाँ पे होता है। बस इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं क्रेडिट पार्ट, और इसे बोलते हैं डेबिट पार्ट। यहाँ पे आपकी डेट आती है, पर्टिकुलर्स, जिसमें आप जो एंट्रीज करेंगे। जर्नल फोलियो आएगा इसमें। ये हमारे काम का नहीं जर्नल फोलियो, बट प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाए तो JFV एक कॉलम बनाया जाता है। देन अमाउंट का कॉलम आता है, और सेम कॉलम इस साइड आएगा, क्योंकि जो आप एंट्री करेंगे डेबिट साइड में, वही एंट्रीज हमारी होंगी क्रेडिट साइड के अंदर। मतलब उसके एवज में या उसके कोरस्पॉन्डेंस में एक एंट्री यहाँ भी होती है। तो ये हमारा अकाउंट का फॉर्मेट है, सिंपल सा। तो अब हम जो रूल्स पढ़ने वाले हैं, वो रूल्स जो हमारे होंगे वो बेसिकली होंगे जर्नल के लिए। ठीक है। या जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं या ओरिजिनल एंट्री करते हैं, स्टार्टिंग में जो भी एंट्री आप करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करने के लिए जो है हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, तभी उन्हें फॉलो कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ देखिए, सबसे ऊपर टॉप पे तो आपको लिखना होता है अकाउंट का नाम। ठीक है। उसके बाद आप अकाउंट को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करते हो, जो आपको पता है। बीच में एक थिक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है। ये वो वाली बातें हैं जो आपको लगता है परफेक्शन लानी है किसी चीज में, तो उसके लिए आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि आप अकाउंट जब बनाओगे तो बीच में एक थिक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ताकि लेफ्ट हैंड साइड को हम बोल देते हैं डेबिट साइड, जिसके लिए हम DR क्रेडिट एब्रीविएशन यूज करते हैं टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। और राइट हैंड साइड पे जो हम यूज करते हैं, उसे हम लिख देते हैं CR, क्रेडिट साइड के लिए। आपको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन भी लिखनी लिखनी होती है डेट कॉलम के अंदर, जो कि हम अवॉइड करते हैं अपने 2A लेवल पर। अदरवाइज लिखनी चाहिए अगर फॉर्मेट पूरा फॉलो किया जाए। पर्टिकुलर्स कॉलम के अंदर जो है आप जो भी अदर अकाउंट्स हैं जिसके एवज में आप एंट्रीज कर रहे हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक कैश अकाउंट है, आपको दिखाई दे रहा है कैश अकाउंट। इसके अंदर आपने यहाँ पे तो डेट्स मेंशन कर दी हैं, यहाँ भी डेट्स आ रही हैं। उसका ओपनिंग बैलेंस वो इधर आ गया। ठीक है। ये सब कैसे हुआ है, ये कैसे आया है, ये आगे डिटेल में है, बट क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये ओवरव्यू दे रहा है आपको कि अकाउंट ऐसा बनाया जाएगा। ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है? डेबिट रेफर्स टू लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, इतना ही मतलब है। डेबिट का कोई एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं मिलने वाला कि डेबिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एंड क्रेडिट का मतलब होता है राइट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है। एक सेकेंड। ओके, अब हम रूल्स पे डायरेक्टली आते हैं। रूल्स ज्यादा स्क्रीनशॉट भेजो, पासवर्ड और मीटिंग वाला। यार किसी को अगर स्क्रीनशॉट या दिखाई दे रहा हो तो ग्रुप में डाल दो, मीटिंग का स्क्रीनशॉट। या सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये काम? पासवर्ड और स्क्रीनशॉट राणा मांग रहा है। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो अब रूल्स देखने जा रहे हैं हम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो, ये रूल्स जो है ना हमारे पास, ये सब लेट कैसे हैं आज भाई? मतलब मैं टाइम पे हूँ, आप लोग लेट हो सारे के सारे। अब मैं शुरू कर दूंगा ना, ये किसी को समझ नहीं आएगा फिर आगे क्या हो रहा है, क्योंकि यहीं से मेन चीज स्टार्ट हो रही है। साउंड नहीं आ रही भाई। साउंड नहीं आ रही? आ रही भाई, प्रॉपर आ रही है। पांडे कह रहा साउंड नहीं आ रही, पता नहीं किसने बोला, पांडे ने बोला है, किसने बोला। खैर, नेट ठीक है ठीक है ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स हम देखते हैं। अब आप हाथ साउंड दो नहीं आ रही। तरीके। हेलो, अरे यार, आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। भाई नहीं, यहाँ तो नहीं नहीं हो हो रही रही भाई, प्रॉपर आ रही है। भाई मेरे पास नेट प्रॉपर आ मस्त चल रही रहा है मक्खन। ठीक है। जिसकी ब्रेक हो रही है उसका नेटवर्क में दिक्कत है। मिस पूनम आपने शायद है। हाँ, मैसेज उन्हीं किया। के लिए। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। तो पर्सनल अकाउंट्स के देखो, हम ना अकाउंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट्स हो गए या इम्पर्सनल अकाउंट्स हो गए। ये जो हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड पढ़ रहे हैं।
एक्चुअल में हमें यही पढ़ाया जाता है, हमारे सारे टीचर्स हमें ये बता रहे हैं कि आपको ये वाले रूल्स याद करने हैं, बट इससे आसान रूल जो है ना वो मॉडर्न अप्रोच में है। तो वो भी हम देखेंगे, पर हम ये समझ लेते हैं पहले, क्योंकि ये भी काम का है कुछ हद तक। इस पे नोट्स डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, और 3A लेवल पे तो बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन बनाते हैं वो, अगर थ्योरी देनी है उनको। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते हैं हम जो है अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक पर्सनल अकाउंट्स और एक इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल के दो अलग पार्ट्स होते हैं, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। मैं आपको ये सब समझा दूंगा और आपको ये याद रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा एक बार भी। पर्सनल अकाउंट्स में ही जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक्चुअल में किसी के नाम से बनाए गए अकाउंट्स हैं, पर्टिकुलरली उसका नाम यूज करेंगे इस अकाउंट्स के लिए, उसे हम बोल देते हैं पर्सनल अकाउंट्स। और इन पर्सनल अकाउंट्स में वो रियल, उनका कोई नाम नहीं होता, ठीक है, हम नाम उन्हें दे देते हैं, बट एक्चुअल में वो पर्सन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्संस, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि अपने आप में जो हमारी कंपनीज हैं वो भी एक पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, लीगल एंटिटीज हैं। दैट्स वाई कंपनी का नाम हो, फर्म का नाम हो, डेटर का नाम हो, क्रेडिटर का नाम हो, ये सारे सारे के हमारे कहलाते हैं पर्सनल अकाउंट्स। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं राम एंड कंपनी अकाउंट, कस्टमर कोई हो सकता है हमारा, डेटर जिसको हम बोल सकते हैं वही पर्सनल अकाउंट है। उसके अलावा जवेरी एंड कंपनी, ये सप्लायर हो सकते हैं हमारे, क्रेडिटर अकाउंट हो गया। जहां भी आपका नाम आ रहा है मोस्टली हमारे वो हैं पर्सनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपने ऊपर ही देखा, कोई तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, कस्टमर तो रियल होता है, मतलब कस्टमर जो हमारा है वो जिंदा एक आइडेंटिटी है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। द टर्म नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना, बेसिकली जिन्हें गॉड ने क्रिएट किया है उनको हम बोल रहे हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देयरफॉर दिस विल इंक्लूड अकाउंट्स इंडिविजुअल नेम, फॉर एग्जांपल राम्स अकाउंट, आशाज अकाउंट, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे गॉड की क्रिएशन निकल के आ गई है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल में क्या आएगा, जिसे हमने बनाया है, इंसानों ने क्रिएट किया है, कोई भी ऐसी कंपनी, द अकाउंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, द अकाउंट ऑफ ए क्लब, अकाउंट ऑफ कोऑपरेट सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे नाम तो यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसको जो है पर्सनल अकाउंट कह रहे हैं, बट क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है दैट्स वाई इसको बोल रहे हैं हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्योंकि नाम यूज हो रहा है इसलिए पर्सनल अकाउंट है, बट क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया इसलिए हम इसके लिए यूज करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? दीज आर द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस। फॉर एग्जांपल, इफ रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, एन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी क्रिएटेड। अब एक बात समझना आप कि इस थर्ड पॉइंट को फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इसकी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है। हम आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट पे, और उसमें हम पढ़ते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? जो भी हमारे पास टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे रियल अकाउंट्स हैं। इसको रियल क्यों बोल रहे हैं? इसे आप ऐसे याद कर लीजिए, एक्चुअल में बिजनेस के लिए रियल में ये बहुत जरूरी है। ऐसे आप याद कर लो, तुक्का मारने लिए या ट्रिक मान मान के याद कर सकते हो आप। बिजनेस के लिए रियलिटी में बहुत जरूरी है, बिना लैंड के, बिल्डिंग के, मशीनरी के, इन्वेस्टमेंट के आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स, ठीक है। गुडविल हो गया, इसी का पार्ट है। टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही हमारे जो है रियल अकाउंट्स का पार्ट होते हैं, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, गुडविल हो, ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो। गुडविल पता होगा आप लोगों को, हम बिजनेस कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो हमारी एक मार्केट में इमेज बन जाती है, उसको गुडविल कह देते हैं। पेटेंट और ट्रेडमार्क पता होगा कॉमर्स वालों को ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ ऐसी बना दी है जो आपके अलावा कोई और ना बनाए या कॉपी ना करे, तो आप उसको पेटेंटेड करवा लेते हैं। और ट्रेडमार्क भी जो है आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ एक निशान होता है, जिसे आप रजिस्टर करा लेते हैं, उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। ये सब हमारे जो है रियल अकाउंट्स का पार्ट है, क्योंकि बिजनेस के लिए रियलिटी में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब है नाम मात्र के अकाउंट्स। ये एक्चुअल में कोई अकाउंट नहीं है, मतलब ये एट द एंड ऑफ बिजनेस साइकिल वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये आप हमेशा यूज नहीं करेंगे। जैसे सैलरी अकाउंट, सैलरी पे कर दी इस साल की, अकाउंट गायब। सैलरी नाम का वर्ड, सैलरी अकाउंट नाम का वर्ड आपको बैलेंस शीट में कहीं दिखाई नहीं देगा। रियल अकाउंट बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाई देते हैं, ये बात याद रखेंगे आप। लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, ये आपकी बैलेंस शीट में दिखाई देंगे, यानी जब तक बिजनेस जिंदा है, चल रहा है, ये आपके अकाउंट रियलिटी में एग्जिस्ट करेंगे, इसीलिए इनको रियल अकाउंट्स कह रहे हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? वो एक टाइम पीरियड के लिए आप क्रिएट करते हो, फिर उन्हें गायब कर देते हो। सैलरी अकाउंट कब क्रिएट होगा? आपको सैलरी पे करनी है इस साल की, सैलरी पे कर दी, वो गायब। परचेज अकाउंट, आपने परचेज कर लिया सामान, उसे यूज कर लिया अपने बिजनेस में, परचेज अकाउंट गायब। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो आपसे, ये वो अकाउंट्स है इसमें आपका एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस आ रहा है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, या फिर कोई इनकम का जो तरीका है वो आ रहा है हमारे पास।
जैसे सेल्स अकाउंट क्या है, इनकम शो कर देता है, कमीशन रिसीव्ड इनकम शो कर रहा है, सैलरी पे किया आपने तो ये आपके एक्सपेंस को शो कर रहा है। तो ये रखा यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, ये सारे हमारे कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। और क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये आपके अकाउंटिंग पीरियड के एंड में गायब हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं नॉमिनल अकाउंट्स। अब पीछे मैं एक टॉपिक छोड़ के आया हूं, वो था हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, और ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और याद हो जाएगा एक बार में। सैलरी अकाउंट अगर लिखा है, कभी भी आप, ये हमारा ऑफिस जब सैलरी पे करता है तो वो किसी भी पर्टिकुलर इंसान को सैलरी नहीं पे करेगा, वो पूरी बिल यूनिट को सैलरी पे करता है। उस बिल यूनिट में 50 लोग हो सकते हैं, या मान लेते हैं कि वो पूरे के पूरे वो पूरे ऑफिस की एक ही बिल यूनिट यूज कर रहा है, तो वो पूरे बिल यूनिट को सैलरी पे करेगा और पूरे ऑफिस के स्टाफ को सैलरी मिल जाएगी। बट अगर किसी भी एक इंसान की सैलरी रह गई है तो वो उसकी रिकॉर्डिंग अलग से करेंगे, तो वो बिल यूनिट में मेंशन नहीं कर सकते। तो जब भी आपके पास कोई भी एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, या लॉस अकाउंट हो, या गेन अकाउंट हो, इनमें से कोई भी अकाउंट हो और उसमें से उसके आगे आप लगा दो आउटस्टैंडिंग, मतलब पेमेंट करना बाकी है, या फिर कोई भी आपको इनकम होने वाली है, अगर वो इनकम अकाउंट है तो वो नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। लेकिन अगर वो अकाउंट या वो इनकम आपको मिलने वाली है या मिली नहीं है, ड्यू हो गई है, तो ऐसे सभी अकाउंट्स को हम बोल देते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्योंकि अगर हमारे पास वो एक्सपेंडिचर है नॉर्मली, वो आपने पे कर दिया तो वो नॉमिनल अकाउंट है, आपने पे कर दिया, क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर इंसान को पे नहीं किया, आपने एक पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर को, पूरे हेड को पे कर दिया। जैसे बिल यूनिट की बात कर रहा था आपसे मैं, तो पूरी बिल यूनिट को आपने पेमेंट कर दी, सभी को सैलरी मिल गई। पर अगर किसी भी एक इंसान की सैलरी रह गई तो उसके अंदर उसका नाम यूज करना पड़ेगा, और जहां भी आप नाम यूज करेंगे तो वो कहलाता है पर्सनल अकाउंट। अब क्योंकि ये अकाउंट भी परमानेंट नहीं रहेगा, जैसे ही आप सैलरी पे कर देंगे वो अकाउंट गायब हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो याद रखेंगे आप, नॉमिनल अकाउंट से पहले अगर आप ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, कैसे वर्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इस प्रकार के वर्ड अगर आपने नॉमिनल अकाउंट से पहले यूज कर लिए तो वो अकाउंट अपने आप बन जाएगा पर्सनल अकाउंट ऑटोमेटिकली। और कौन सा पर्सनल बनेगा, वो बनेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप को याद रहेगा। और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट जो हमारे पास है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर अकाउंट, या आपको रिसीव भी अगर हो रहा है तो भी ये हमारा जो है रिवेन्यू अकाउंट है। लेकिन अगर आपने इसके आगे लगा दिया आउटस्टैंडिंग, आपने लगा दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस या प्रीपेड, तो ये हमारे कहलाएंगे पर्सनल अकाउंट्स। ओके, समवन हैज ओपनड हिज माइक, हिज और हर। ओके, रेंट अकाउंट हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि आपको रेंट पे करना एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आपने इसमें आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर लिया या प्रीपेड वर्ड यूज कर लिया तो ये बन जाएगा पर्सनल अकाउंट, वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे सैलरी अकाउंट हो जाएगा हमारा, आउटस्टैंडिंग लगा दिया आपने, प्रीपेड लगा दिया, तो बन जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, और एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपके नसों में बैठ जाएगा, ये कहीं निकलने वाला नहीं है फिर ये, ठीक है। खैर, अब हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। अगर जितने भी पर्सनल अकाउंट्स है तो उसका रूल है, गोल्डन रूल जो हमें टीचर्स बोलते आ रहे हैं अभी तक, वो ये था हमारे पास, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा उसे आपको डेबिट करना है, और जो हमें पे कर रहा है या हम पे कर रहे हैं तो हम क्रेडिट कर देंगे। अब ये कैसे काम करता है मैं इसकी एंट्रीज बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज फिलहाल के लिए आप इसे रट्टा मार सकते हैं, ठीक है। और जो मैं अगला मेथड समझाऊंगा आपको, मॉडर्न अप्रोच, तो वहां पे आपको, यस, DEX, यू हैव रेज्ड योर हैंड, वांट टू से समथिंग? भाई मैं बोल रहा हूँ अंकित। हाँ बोलो। अरे अरे किसके पर्सपेक्टिव में देखते हैं ये डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर? हाँ मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो वो समझ नहीं आएगा, तो मैं इसलिए ना एक बार ये टॉपिक पूरा करता हूँ, फिर ठीक एंट्रीज कराता हूँ मैं, ठीक है। इसे अप्लाई करके दिखाऊंगा ओके मैं, ओके किससे पर्सनल बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ओके द सर। गिवर, ये पर्सनल अकाउंट से केस में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको अगर अभी बताना चाहूँ तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है कैश आया है, चलो मैं अभी आपको बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसे छोड़ते हैं फिलहाल, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम सारे अकाउंट्स एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो अभी मैंने आपको बताए थे सारे के सारे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स, और नॉमिनल से पर्सनल अकाउंट कैसे बनाएंगे हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है रूल्स की समरी दी हुई है। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल फॉलो होता है, रिसीवर अकाउंट टू बी डेबिटेड, जिसका अकाउंट डेबिट करना है, एंड गिवर का अकाउंट क्रेडिट करना होता है। रियल अकाउंट के केस में व्हाट कम्स इन, जो अंदर आया वो डेबिट हो जाएगा और जो बाहर गया वो क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट के केस में एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, एंड इनकम्स एंड गेन्स को हमेशा करते हैं क्रेडिट, ठीक है।
और ये इतने ही सिंपल है, जितने सिंपल ही हमारे सामने रूल्स लिखे हुए हैं, बस इसको अप्लाई करने के ऊपर ना, अप्लाई के ऊपर समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब ना कुछ हमारे पास ये दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये कौन से अकाउंट्स होंगे, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। ये एक्सरसाइज हमें सर ने भी कराई थी क्लास के अंदर जब हमारी ट्रेनिंग थी ना। तो फिलहाल आपके सामने मैं अभी दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सीधे हम आंसर पे आ जाते हैं। पर्सनल अकाउंट की पूछूंगा तो टाइम वेस्ट होगा हमारा ज़्यादा। पर्सनल अकाउंट्स जैसे बैंक है, बैंक जो है वो किसी के नाम पे अकाउंट खोलता है, दैट्स व्हाई इट इज अ पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इसमें आपने सैलरीज के आगे लगा दिया है आउटस्टैंडिंग। जहां भी आपको आउटस्टैंडिंग मिल जाए, एक्यूड मिल जाए, वो सारे कहला, प्रीपेड मिल जाए, वो सारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट ये हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। एक्यूड आ गया, पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग्स, अब देखिए ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट कैसे है, क्योंकि कैपिटल जो होता है वो कैपिटल जो है किसी प्रोप्राइटर की होती है, इसलिए ड्रॉइंग्स भी किसी प्रोप्राइटर के द्वारा की गई है, इसीलिए ड्रॉइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, कैपिटल भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसे अगर आपने बैंक से ज्यादा निकाल लिए हैं तो बैंक आपको अपने पास एज ए लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोल देंगे। प्रीपेड रेंट भी हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या आएगा, कैश, क्योंकि एसेट है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, ये भी हमारा एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, गुडविल इज एसेट, ये सारे हमारे हैं रियल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स, सेल्स रेवेन्यू है, हमारे पास पैसा आ रहा है। डिस्काउंट रिसीव, आपको इनकम हुई है, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, लॉस है हमारा, बैड डेट्स हमारे हो गए तो ये नॉमिनल अकाउंट है। परचेजेस आपने एक्सपेंडिचर किया है, नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेट्स रिकवर्ड, आपको प्रॉफिट हो गया है, बैड डेट्स आपको वापस मिल गए हैं, तो नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, ये भी आपका एक्सपेंडिचर हो गया, नॉमिनल अकाउंट। एंड कैरेज इनवर्ट्स, जो आप अपना सामान अपने गोडाउन तक लेके आए थे, उसके लिए आपने जो किराया दिया होगा गाड़ी वाले को, वो हमारा है नॉमिनल अकाउंट। तो आप ये पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद इसको हम लीव करके अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक सेकंड रुकेंगे प्लीज। ओके चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो हमारे पास आपको यहाँ भी आपको बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वो रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और रूल अभी आपको मुझे लगता है याद नहीं हुए होंगे, तो मैं रूल को छोड़ता हूँ फिलहाल, और इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ता हूँ। मैं आपको एक नई अप्रोच दिखाने जा रहा हूँ, वो ध्यान समझेंगे आप, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़्यादा ध्यान समझिए, ये काम की है, इसी के बेस पे आप एंट्री कर पाएंगे और यही लंबे समय तक आपको याद रहेगी। ठीक है, पिछला जो टॉपिक मैंने कराया आपको, मुझे खुद ठीक से याद नहीं रहता कभी कभी, क्योंकि अगर आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे नॉमिनल क्या है, पर्सनल क्या है। ठीक है, बट ये चीज़ ना आपको अच्छे से याद रहेगी। अब ये क्या है, हमारे बिजनेस के अंदर ना यही चार चीज़ें होती हैं, या तो एसेट होगा, या लाइबिलिटीज होंगी। प्रियांश माथुर, यस प्लीज बताइए क्या कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा था, जैसे आउटस्टैंडिंग लगा के पर्सनल अकाउंट तो वो होते हैं ना जो किसी पर्सन के इंडिविजुअली हैं, जो हाँ किसी के नाम पे, बिल्कुल सही बात है। तो आउटस्टैंडिंग लगा के फिर ये क्या लॉजिक समझ नहीं आ रहा मुझे कि आउटस्टैंडिंग लगा दिया अगर उसके आगे तो फिर पर्सनल कैसे होगा। मैं समझाता हूँ, इस बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको ये लॉजिक, और ये ठीक है, ये लॉजिक जो है आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं। मैं बताता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ। देखिए, अगर आपने किसी को सैलरी पे की है तो कभी भी सैलरी ना किसी के नाम पे नहीं दी जाती। बिजनेस जितने होते हैं वो सैलरी पे करते हैं क्लब में कंबाइंड रूप से, जैसे हमारा ऑफिस भी यही करता है। बट इन दैट केस किसी पर्सन की सैलरी हमने नहीं पे करी है, तो हमें अपने बिजनेस में उस इंसान का नाम लिख के मेंशन करना होता है दैट दिस पर्सन है, इसकी सैलरी जो हमारी जो है वो पेंडिंग है, दिस इज आउटस्टैंडिंग। तो अगर आपने उस इंसान का ये लिखा हुआ है कि इसकी सैलरी पे करनी बाकी है, तो आपको नाम मेंशन करना पड़ेगा। ये तो नहीं लिख सकते आपकी सैलरी पे करना बाकी है, यू हैव टू मेंशन कि सैलरी पे करना बाकी है, मिस्टर ए की सैलरी पे करनी बाकी है। तो आपने नाम यूज कर लिया। और अभी आपने बताया कि अगर नाम यूज करेंगे तो ही पर्सन बोल सकते हैं, तो यस बिल्कुल सही बात है। यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी के केस में हम नाम यूज कर रहे हैं, बिकॉज जिनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है उनका नाम भी लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इनको आउटस्टैंडिंग, एक्रूड या प्रीपेड के केस में जो है पर्सनल अकाउंट बोल देते हैं। ओके प्रियांश। ओके भाई, हाँ क्लियर भाई, क्लियर। ओके भाई। अरे जूम वाले उठ के आगे कह 10 मिनट मीटिंग बंद कर देंगे आपकी। चलो खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट। मैं आपको बता रहा था कि हमारे बिजनेस में मेनली ये 5 अकाउंट्स ही होते हैं, या तो वो चीज़ एसेट होगी, या वो लाइबिलिटी होगी, या वो कैपिटल होगी, या रेवेन्यू होगा, या एक्सपेंस होगा। ठीक है, इन 5 के अलावा हमारे बिजनेस में कुछ भी नहीं होता, इन 5 के अलावा। और अगर ये 5 समझ गए आप, तो आपको ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है सब आपको हलवा पूड़ी लगेगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को ठीक से रन करने में हेल्प करते हैं। या ऐसे मान लीजिए,
ऐसी कोई भी चीज जो आपको कमाने में हेल्प करे, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, इन्वेंट्री, बैंक और कैश, ये सब हमारा क्या है, एसेट है। अब आपको मैं बता रहा हूँ गोल्डन रूल, आप चाहो तो इसे लिख लो या सुन लो या बाद में नोट कर लेना। एसेट जब भी बढ़ेगा, हमारे बिजनेस में जब भी एसेट बढ़ेगा तो हमें करना होता है उसे डेबिट। जब भी एसेट बढ़ता है, मैं बार बार बोलूंगा इस बात को, कुछ लोग इरिटेट हो जाएंगे बट आपको याद करा दूंगा मैं बोल बोल के। एसेट जब भी बढ़ेगा तो हमेशा उसे डेबिट करना है, एसेट घटेगा तो उसे क्रेडिट करना है। ठीक है, मतलब मेरे पास मशीनरी आ गई तो मशीनरी को डेबिट कर दूंगा मैं। अब क्योंकि मशीनरी खरीदने के लिए मैंने पैसे दिए होंगे और कैश भी मेरा एसेट है, तो कैश घट रहा है, इसलिए हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। आई रिपीट, मशीनरी आई है तो डेबिट किया, क्योंकि उसके एवज में मैंने कैश पे किया है, तो कैश को मैं करूंगा क्रेडिट। क्योंकि मैंने आपसे कहा था एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करना है और घटेगा तो क्रेडिट करना है। तो एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट घट रहा है, इसीलिए एक एसेट को किया आपने डेबिट जो कि मशीनरी है, और दूसरा एसेट जो कि कैश है वो आप पे कर रहे हैं, वो घट रहा है आपका, तो उसे आप कर देंगे क्रेडिट। एसेट अकाउंट में कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर हो गया क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है एवरीवन? हो गया भाई, हो गया clear। ठीक है, डन डन, एसेट हो गया क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। अब लाइबिलिटी पे आते हैं। लाइबिलिटीज होती हैं देनदारियां। ये वो चीजें हैं जो हमें बिजनेस करने के लिए किसी को कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। अगर हमने जो है अभी उनसे सर्विस ले ली और पेमेंट नहीं की है तो हमें आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अगर बैंक से लोन लिया है तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास लोन की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। आपने अगर किसी इंसान से उधार पे सामान खरीद लिया है तो आपको उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। जैसा लाइबिलिटी आपने इंग्लिश में सुना हुआ है, बिल्कुल इसका एग्जैक्ट मीनिंग वही है कि ये देनदारी है हमारी। ठीक है, क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, जो भी चीजें आपको पे करनी है उसे हम लाइबिलिटी कह देते हैं। अब इसका भी रूल याद कर लीजिए, बड़ा सिंपल है। जो एसेट का था उसका अपोजिट ये है, लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी घटती है तो उसे डेबिट करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, और ये इतना आसान लगेगा अभी अगर आप एक बार समझ गए, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है अजीब सा। जब सर पढ़ाने आए थे ना, मैंने उनसे यही कहा था कि सर आप मॉडर्न अप्रोच से बता दोगे तो ईजी लगेगा, तो उन्होंने कहा था इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने लोन लिया तो आप खुद सोचिए, जब आप लोन लेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपने लोन लिया है तो आपको पैसे मिलेंगे, यानी आपका एसेट बढ़ रहा है एक तरफ। तो जब अभी पता है आपको मैंने, एसेट बढ़ेगा तो क्या करना है, डेबिट करना है। तो जो आपको पैसे मिलेंगे यानी कैश या बैंक कुछ भी जो आपको मिल रहा है उसे तो आप डेबिट कर देंगे। बट क्योंकि आपकी लोन नामक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लोन आपकी लाइबिलिटी है ना, और अभी मैंने आपको बताया लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है, तो आपका जो कैश था वो डेबिट हो गया और जो लोन आया वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करना होता है, ये बात याद रखेंगे आप। और लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट करना है उसको, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है। आपने अगर लोन लिया है, ठीक है, या फिर एग्जांपल चेंज करते हैं, आपने क्या किया, उधार पे कुछ स्टॉक परचेज किया है, क्योंकि बिजनेस ऐसे चलते हैं। आपने उधार पे 10 लाख का स्टॉक ले लिया, तो स्टॉक आपका एसेट है। तो जब स्टॉक आपका एसेट है और वो बढ़ रहा है तो आप उसे डेबिट कर देंगे, बट उसके एवज में आपकी 10 लाख की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो आप क्या करेंगे, आप क्रेडिटर नाम का वर्ड यूज करेंगे उस लाइबिलिटी के लिए और उसे करेंगे हम क्रेडिट। यस बी एक्स पांडे बोलो। अरे मैं पूछ रहा था इसमें रेफरेंस क्या होगा, मतलब बेस क्या होता है, किसके आधार पे वो देखते हैं कि डेबिट क्रेडिट करना है, वही पूछ रहा था इसमें पहले भी। इसमें इस वो अलग चीज है, उस केस में तो बेस हमें सोचना पड़ेगा, यहाँ बेस सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एग्जांपल एक और एंट्री देता हूँ, आप खुद बताओगे आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, मैं एंट्री करता हूँ, मैंने मशीनरी खरीद ली 10 लाख की उधार पे। अब मुझे, और मैंने खरीदी है मिस्टर ए से। तो मिस्टर पांडे आप मुझे बताओ कि मशीनरी खरीदी है मिस्टर ए से उधार पे, तो आप किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? उधार पे लिया है। हाँ, उधार पे लिए, मिस्टर ए से लिए, उसका नाम बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ए को डेबिट करेंगे। नहीं भाई, मशीनरी आ रही है मेरे पास, एसेट आ रहा है, एसेट को डेबिट करेंगे। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर अच्छा, पहले, हाँ हाँ। है ना। मैंने इसलिए पूछा, ठीक है। मशीनरी आ रही है, मशीनरी को डेबिट करेंगे क्योंकि ए से आपने उधार पे लिया और ए नामक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, इसलिए ए को क्रेडिट करेंगे आप, ना कि डेबिट। एक बार आप ठीक समझ गए ठीक। ना एसेट लाइबिलिटी वाली बात, तो ये कभी दिमाग से निकलेगी नहीं, और ये ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल और दूंगा थोड़ी देर बाद, पहले हम अगले पे आते हैं। ये तो हो गया हमारे पास एसेट और लाइबिलिटी वाला केस। ठीक है, एसेट के केस में आप लिख सकते हैं एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट,
यू कैन नॉट एनीवेयर, है ना, यहाँ पे लिखा तो हुआ है इंक्रीज डिक्रीज, बट आप अपने हाथ से लिख लो तो याद रहेगा आपको। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और घटेगी तो डेबिट होता है, ठीक है। और ये दोनों का मिक्सचर भी अगर हो जाता है तो अभी आपको याद रहेगा, कुछ आपको रेफरेंस सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। अब आते हैं कैपिटल पे। तो ये तो आपको पता है कैपिटल क्या होती है, अपने आप में लायबिलिटी होती है। तो जो लायबिलिटी का रूल है ना, सेम गोज विद द कैपिटल, बिकॉज ये भी एक लायबिलिटी है। यानी देखा जाए तो यहाँ पे ये थर्ड रूल कोई रूल ही नहीं है, ये अपने आप में लायबिलिटी को फॉलो करता है। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करते हैं, आपको याद होगा हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में कि लायबिलिटी का ही पार्ट होती है कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ेगी तो हम उसे कर देंगे क्रेडिट, और कैपिटल घटेगी तो उसे करेंगे डेबिट, दैट्स इट। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ इस केस में। अब ओनर जो है वो 10 लाख रुपए लेके आया बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो आपको पता है अगर वो पैसे लेके आ रहा है तो वो एज ए कैपिटल लेके आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ तो हमारे पास 10 लाख रुपए आ रहे हैं जो कि एसेट है, और मैंने आपको बताया जब भी एसेट बढ़ेगा तो हमें करना होता है डेबिट। तो जो कैश वो लेके आ रहा है तो उसको तो आप कर देंगे डेबिट, क्या लिखेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिटेड। और क्योंकि हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कैपिटल नाम की, तो आप उसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉपर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमने करना है क्रेडिट। कैश हमारा हो गया डेबिट एंड कैपिटल कर दिया आपने क्रेडिट। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि कैपिटल जो है हमारी लायबिलिटी है, वो बढ़ेगी तो हमें क्रेडिट करना होता है, और कैश हमारा जो है एसेट है वो बढ़ेगा तो उसे हम डेबिट करना होता है। अगर आप जरा सा भी कंसंट्रेशन लूज कर देंगे ना तो ये आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, और अगर आप मेरे वर्ड से फोकस करते रहेंगे तो कंफ्यूजिंग है ही नहीं एक्चुअल में ये, ठीक है। खैर तो कैपिटल समझ गए आप, लायबिलिटी समझ गए, एसेट समझ गए। अब आते हैं रेवेन्यू अकाउंट्स पे। जितनी भी इनकम और गेन्स होते हैं उन्हें हमें डेबिट करना होता है, ठीक है। जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होते हैं उन्हें हम डेबिट करेंगे, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। इनकम्स एंड गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे सेल्स हो गया हमारे पास, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, अब आपको अगर बेनिफिट होगा, मैं आपको लॉजिक देता हूँ ये ऐसा क्यों करते हैं हम। आप मुझे बताइए इनकम्स और गेन्स अल्टीमेटली कहाँ जाने वाले हैं, ये जाएंगे कैपिटल के अंदर। सोच के देखो आप, जो भी इनकम गेन होता है वो किसके लिए हो रहा है, वो हो रहा है बिजनेस ओनर के लिए, और जो भी इनकम गेन होगा वो बिजनेस ओनर को आप पे करेंगे इनडायरेक्टली। तो मैंने आपको ऊपर बताया था क्या, कैपिटल बढ़ेगी तो हम करते हैं क्रेडिट। ऐसे ये इनकम और गेन भी क्या है, वो आपके कैपिटल का ही तो पार्ट है, उसी के तो आप उसी को तो आप पे करोगे अल्टीमेटली। इसलिए यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होना है, अगर आपके इनकम और गेन्स बढ़ते हैं तो उन्हें आपको क्रेडिट करना होता है, ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली कैपिटल में जुड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये सेकंड थर्ड और फोर्थ रूल हैं ये सिमिलर फॉलो होते हैं, इनके अंदर रूल सेम है, आप देख भी सकते हैं। डेबिट द डिक्रीज, डेबिट द डिक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज, ये तीनों सिमिलर तरीके से चलते हैं, ठीक है। नाम अलग अलग है, काम वही है। और एक आखिरी जो बच गया हमारे पास वो है एक्सपेंस अकाउंट। इसमें क्या होता है, हमारे पास 13 सेकंड है, आप प्लीज रिजॉइन कर लीजिए वरना ये टाइम। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। भाई प्रियांश का ना एक डाउट आया है, तो मैं वो डाउट क्लियर कर देता हूँ एक बार। प्रियांश ने बोला कि इनकम और गेन तो हमारे पास आ रहे हैं तो डेबिट होना चाहिए, और सेम कैपिटल की बात कर रहे हैं कि कैपिटल जो है वो हमारे पास आई है तो वो क्रेडिट क्यों हो रही है। देखो भाई बहुत सिंपल सा फंडा है कि कैपिटल जो है ना उसका नेचर क्या है, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। प्रियांश मेरे ख्याल में आपने फर्स्ट से लेकर सारी क्लास अटेंड की है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग एंटिटी है और ओनर जो है वो अलग एंटिटी है। ओनर ने जो हमें पैसा दिया है, मेरी आवाज़ आ रही सभी को, मैं बोलना शुरू कर दिया, मैंने पूछा नहीं है किसी से भी, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। ओके 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 डन। आज नहीं तो कल वो पैसा बिजनेस ओनर को वापस करना है, ठीक है। तो कैपिटल को हम लायबिलिटी ट्रेड करते हैं क्योंकि वो हमें आज नहीं तो कल वापस करना है। और अगर लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी, कैपिटल हमारी लायबिलिटी की तरह है प्रियांश, तो अगर वो बढ़ रही है तो हम उसे क्रेडिट ही करेंगे, क्योंकि रूल कहता है कि अगर आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसे आप क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो आप कैपिटल जो आपका एसेट नहीं है, कैपिटल आपके लिए एक जिम्मेदारी बढ़ा रहा है आज नहीं तो कल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ ये वाला। शार्क टैंक इंडिया के अंदर जो बिजनेसमैन बैठे होते हैं सामने, वो किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसको ये बोलते हैं कि मुझे 10 गुना रिटर्न चाहिए, 5 गुना पैसा मुझे वापस चाहिए। तो बिजनेस वालों से वो पैसे वापस मांग रहे हैं, आज नहीं तो कल वो पैसे उनको देने पड़ेंगे, ठीक है। वो पैसे आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे उन्हें, इसलिए वो लायबिलिटी है। कैपिटल कोई भी लगाएगा बिजनेस के अंदर तो बिजनेस की लायबिलिटी ही होती है।
इसीलिए कैपिटल को, जब आपके पास कैपिटल आती है तो उसे हम लायबिलिटी जैसा ट्रीट करते हैं, और जब वो बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। अच्छा, उसके एवज में पैसा भी आता है, यानी हमारे पास दोनों चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप जब कैपिटल लेके आएंगे तो आप साथ में पैसा लाएंगे ना। कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा है। तो एक्चुअल में हमारे पास कैश या बैंक नाम की चीज बढ़ रही है, जो कि एसेट है, तो वो बढ़ेगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे। लेकिन उसके एवज में एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है बिजनेस की, कि वो आपको पैसा आज नहीं तो कल वापस करना है। दैट्स वाई कैपिटल को हम एज ए लायबिलिटी ट्रीट करेंगे और उसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अब आप बात कर रहे थे कि जो हमारे पास इनकम है या हमारे पास जो गेन्स हैं, उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो लायबिलिटी। वो आपको जो है उसे जो है बेसिकली डेबिट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकम और गेन्स एक्चुअल में बिजनेस के नहीं होते हैं। इनकम और गेन जो होते हैं वो बिजनेस ओनर के होते हैं, और बिजनेस ओनर का पैसा हमारे पास पहले से ही है कैपिटल के नाम से। तो जो पैसा पहले से है हमारे पास कैपिटल के नाम से, आप इनकम और गेन्स को उसी में ऐड कर देंगे, तभी तो उसको डबल ट्रिपल पैसा मिल पाएगा भविष्य में, वरना बिजनेस करेगा ही क्यों। तो पॉइंट यही है, इनकम और गेन को जो है हम कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेम रूल अप्लाई होता है जो हमारा कैपिटल का रूल है, जो हमारा लायबिलिटी का रूल है। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है? चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना तो आप एक बार इसे रीड कर लेना, मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा इसे पक्का। फिलहाल हम आते हैं 5th पॉइंट पे। मैंने अभी तक आपको बताया कि एसेट अकाउंट में, मैं एक रिकैप कर देता हूँ, एसेट अकाउंट के केस में एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करना है, एसेट घटेगा तो क्रेडिट करना है। उसके अलावा जो भी लाइबिलिटीज होती हैं वो बढ़ती हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं, कैपिटल बढ़ती है तो भी क्रेडिट की जाती है, और हमारे पास इनकम और गेन्स बढ़ते हैं तो उसे भी हम जो है क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस उसका अपोजिट हो जाएगा। एक्सपेंस और एसेट का रूल जो है सेम है, एक्सपेंस और एसेट का रूल बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, किसी भी केस में एक्सपेंस या लॉसेस बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास परचेज हो गए एक्सपेंस है, वेजेस हो गई एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, वो भी हमारा एक्सपेंडिचर है। जब भी हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। आप कंफ्यूज ये होंगे कि एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसे डेबिट क्यों कर रहे हैं। एक्सपेंस हमारे लिए कोई फायदे का सौदा तो नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको ये आपको बताना चाहता हूँ कि एसेट जो होते हैं वो आपको बिजनेस करने में हेल्प करते हैं। लाइक वाइज जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं वो भी आपको बिजनेस करने में हेल्प करते हैं। दैट्स वाई एक्सपेंडिचर का जो रूल है वो सेम है एसेट वाला, यानी एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करना है, एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ आते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे समरी दी हुई है हमें एसेट अकाउंट्स। अगर एसेट बढ़ते हैं तो उन्हें हम करेंगे डेबिट, घटेंगे तो करेंगे क्रेडिट। लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी तो उसे हम करेंगे, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे करते हैं क्रेडिट, और अगर वो घटेगी तो डेबिट कर देंगे। कैपिटल और रेवेन्यू का भी सेम रूल अप्लाई होगा, लायबिलिटी वाला जो मैंने आपको पहले बताया था। और एक्सपेंस के केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज के केस में डेबिट करना है, डिक्रीज के केस में क्रेडिट कर देना है। अब ये चार्ट हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, आप इस चार्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बाद में। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से अकाउंट्स हैं। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है बिल्डिंग अकाउंट क्या है, एसेट है। ठीक है, मैं आराम से बोलता रहूंगा, आप मन में सोच लेना, डिस्कस करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट एसेट है, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, पैसे देने हमें। गुरनाम नाम का एक पर्सन है जो प्रोप्राइटर है, तो ये हमारे लिए क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल लेके आया होगा ना, लिखा है ना प्रोप्राइटर है, तो गुरनाम अगर हमारे पास नाम मेंशन्ड है तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। परचेज अकाउंट एक्सपेंडिचर है, कैरेज इनवर्ट्स इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर। कैश अकाउंट हमारा एसेट है। रेंट रिसीव्ड, रेंट हमें मिला हुआ है, पैसे मिल रहे हैं, ये हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट पेबल, पेबल लग गया यहाँ पे तो ये लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट अगर लिखा होता है इंटरेस्ट पेबल हमारे पास है तो लाइबिलिटी है, आपको पे करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी होती है। बैंक से आप अगर जो आपके पास जितना अमाउंट अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा आप निकाल लेते हैं तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं बहुत सारे लोगों को। डेटर्स बोले शाम को आजा, शाम को जाएंगे, शाम को आजा, शाम को पांडे माइक बंद करके, अरे पांडे माइक बंद करके बोल, शाम को जाएंगी। डेटर्स अकाउंट हमारे पास एसेट है। ठीक है, डेटर्स अकाउंट हमारे पास एसेट है, हमें पैसा मिलेगा। डेटर्स मतलब जिनसे हमें पैसा लेना है। ठीक है, देखो ये टर्म्स हम पढ़ के आए हैं पहले, मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर नंबर 2 आपने ठीक से पढ़ा था, तो ये आपको ये टर्म्स अच्छे समझ में आएंगी। एक्रूड कमीशन, ये आपको पैसा मिलना है, हमारे लिए एसेट की तरह काम करेगा ये। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न्ड, आपने ये अर्न कर लिया है,
तो हमारे लिए क्या है, हमारा एक तरीके से इनकम कहलाएगी। ठीक है, अगर हमें मिला नहीं है, इंटरेस्ट अर्न लिखा है और हमें मिला नहीं है, तो ये एसेट कहलाएगा, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। अब देखो सही, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये है क्या और इसे क्या किया जाएगा अगर ये बढ़ेगा तो। ठीक है, अगले पे आते हैं। दिनेश, अब ये एंट्रीज हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारी एंट्रीज की। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, तो क्या होगा? एक सेकंड देंगे प्लीज मुझे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने सोच लिया होगा क्या होगा। यहाँ पे एक चीज तो कैश बढ़ रही है हमारी, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है। और क्योंकि वो बिजनेस के लिए पैसा लेके आया है, बिजनेस ओनर है एक तरीके से दिनेश, तो हमारी कैपिटल भी बढ़ रही है। तो आपको एंट्री क्या करनी चाहिए? आप अपने पास ना लिख सकते हैं, मैं आपको 5 सेकंड दे के फिर आंसर बताता हूँ, बेटर रहेगा। आप लिख सकते हैं क्या क्रेडिट करेंगे, क्या डेबिट करेंगे आप। तो इसका आंसर है कैश को करना है डेबिट और कैपिटल को करना है क्रेडिट, उसी अमाउंट से। तो प्रॉपर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज। किसी को डाउट है फर्स्ट एंट्री में? सर रिपीट कर दो। ओके पांडे, तो भाई मैंने बताया दिनेश नाम का एक पर्सन है, वो कैश लेके आया है 5 लाख रुपए का। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब बिजनेस के पास जो है 5 लाख का कैश आ रहा है, तो इसीलिए देखा जाए तो कैश हमारा एसेट होता है। एसेट बढ़ रहा है तो उसे डेबिट किया जाएगा, लेकिन उसके एवज में एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी है हमारी वो। तो कैपिटल जो है हमारा, वो एक तरीके से क्या कहलाएगा, हमारा लायबिलिटी है। तो और कैपिटल बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट करते हैं हम। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। पांडे तूने फर्स्ट सेकंड क्लास में ली ना भाई, सेकंड चैप्टर जो था हमारा टर्मोलॉजी वाला? नहीं। तभी तो हिल रहा है इतना। क्या दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा एसेट है, वो बढ़ रहा है तो डेबिट किया मैंने, और क्योंकि एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है कैपिटल नाम की, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, और यही हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बोरोड फ्रॉम नरेश, 1 लाख रुपए आपने बोरो कर लिए नरेश से। अब होगा क्या अगर आपने बोरो कर लिए हैं नरेश से 1 लाख रुपए? एक सेकंड, दिनेश से आपने 1 लाख रुपए बोरो कर लिए हैं, तो अब क्या होने वाला है? आपके पास पैसा आ गया, कैश आ गया 1 लाख रुपए का, लेकिन नरेश सॉरी, जो भी नाम लिखा है यहाँ पे नरेश नाम के पर्सन की लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो आपने एंट्री करनी है यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पैसा आया है आपके पास, टू नरेश, क्योंकि नरेश से आपने बोरो किए हैं और नरेश नाम की लायबिलिटी बन रही है, तो उसे आप क्रेडिट कर देंगे। और आपने कैश लिया है एक तरीके से उससे लोन के रूप में, तो वो हमारा एसेट बढ़ रहा है, इसीलिए हम 1 लाख रुपए वहां पे दिखा देंगे। बताओ भाई, सेकंड एंट्री में कोई डाउट है किसी को? कैश टू नरेश, बिल्कुल सही है अक्षय भाई, बिल्कुल सही बताया आपने, परफेक्ट। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जिसने फर्स्ट से लेकर अभी तक की सारी क्लास ली है उसे डाउट बहुत मिनिमल आएगा, या तो वो इसी क्लास से जुड़ा होगा। ठीक है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। आपने राज फर्नीचर हाउस से कैश में कुछ परचेज किया है फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट है, क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट है। और आपने, अक्षय का आंसर आ गया, फर्नीचर टू कैश, बिल्कुल सही है। देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट घट रहा है। फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ रहा है और कैश नाम का एसेट घट रहा है। दैट्स वाई हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर बढ़ रहा है तो उसे डेबिट कर दिया आपने, और दूसरा एसेट यानी कैश घट रहा है तो उसे क्रेडिट कर दिया आपने। इट इज एज सिंपल एज इट। अब मुझे बताओ, कहीं सोचना पड़ रहा है आपको? नॉमिनल अकाउंट, आपका जो है रियल अकाउंट, ये किसी काम का नहीं है। वो नॉमिनल अकाउंट वाली ना थ्योरी के लिए जरूरी है, प्रैक्टिकल के लिए आपको मॉडर्न अप्रोच लगानी चाहिए, वो ज्यादा यूज टू है एक्चुअली। अगर वो यूज टू नहीं होती ना, तो आपको मॉडर्न अप्रोच दी क्यों जाती? ये दी इसलिए गई थी कि वो बहुत कंफ्यूजिंग और रट्टा मारने वाली चीज है लगभग। खैर, फोर्थ पे आते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। अब आपने फोर्थ एंट्री पे हूं मैं, फोर्थ एंट्री कह रही है आपसे परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। अब यहाँ पे ना एक्चुअली बताया नहीं आपको कि आपने कैश में परचेज किया है फर्नीचर,
और आपको दुकान का नाम दे दिया है, जिस दुकान से खरीदा है। जब भी ऐसी एंट्री हो जहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन ना हो कि आपने कैश में बाय किया है, तो और आपको नाम दिया हो जिस पार्टी से आपने लिया है, सिर्फ उसका नाम दिया है, तो आप उसे क्रेडिट मान लेंगे, आपको उसे क्रेडिट एंट्री मान लेनी है। यानी आपने ये फर्नीचर उधार में खरीदा है दिल्ली सेफ से। तो क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ गया है, तो आपको फर्नीचर के आने की वजह से एंट्री में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट होगा हमारा, क्योंकि वो एसेट बढ़ रहा है हमारा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू दिल्ली सेफ, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। फर्नीचर दिल्ली सेफ। अक्षय को परफेक्ट तरीके सारी चीजें आ गई है, शानदार। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने जो है गुड्स खरीदे हैं कैश में, तो गुड्स यानी स्टॉक, ठीक है। आपने जो है परचेज किए हैं गुड्स कैश के अंदर, तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड। अच्छा मुझे बताओ परचेज क्या होता है, याद कीजिए, परचेज हमारा एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर जो हमारा था, जो भी हमारे एक्सपेंस वगैरह थे या लॉसेस वगैरह थे, उनको हमें ऐसे एसेट की तरह उस पर एसेट वाला रूल अप्लाई करना है। तो एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है, दैट्स वाई परचेज को आप करेंगे डेबिट। और क्योंकि कैश जा रहा है आपके पास से, और कैश भी हमारा एक एसेट है, तो कैश घट रहा है, उसको आप करेंगे क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। यही बताएगा ऑफिस में मुझे सब, ठीक है बता दूंगा भाई। चलो, परचेज गुड्स फॉर कैश हो गया था हमारा, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको नाम दिया जाए और आपको बताया ना जाए वो क्रेडिट है या कैश, तो आप उसे क्रेडिट मानेंगे। और आपने गुड्स परचेज किए हैं उधार पे, तो आपके पास एक्सपेंडिचर हो रहा है परचेज नाम का, तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर हुआ है। और क्योंकि आपने महेश से उधार पे खरीदे हैं, तो महेश नाम की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिटेड टू महेश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, आपने कैश में गुड्स सेल कर दिए हैं। तो क्योंकि आपका जो गुड्स सेल किया है आपने, तो सेल्स हमारा क्या है, इनकम अकाउंट एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपने कैश में सेल किए हैं हमारे पास। अब देखो होगा क्या, आपके पास कैश आ रहा है, और कैश क्या होता है आपका, कैश आपका जो है एसेट होता है। कैश बढ़ रहा है, इसलिए आप कैश को डेबिट करेंगे। और क्योंकि आपने सेल्स करी है, और सेल्स हमारी इनकम की तरह ट्रीट होती है, और इनकम को हम करते हैं हमेशा क्रेडिट, याद कीजिए, इनकम को करते हैं हम क्रेडिट हमेशा। तो इसलिए हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आगे है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, आपने सामान बेचा है बट उधार पे बेचा है। और क्योंकि आपके पास एसेट क्रिएट हो रहा है श्याम नाम का डेटर, क्योंकि आपने उधार पे सामान दिया है, पैसे तो आपको आज नहीं तो कल मिलेंगे श्याम से, तो श्याम को आप करेंगे डेबिट, क्योंकि ये एसेट बन रहा है आपका, पैसे आपको आज नहीं तो कल मिलेंगे। श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होंगी, बिकॉज सेल्स हमारा क्या है, एक तरीके से इनकम अकाउंट है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, आपको श्याम से कैश मिला है। अब जो आपने श्याम नाम की लायबिलिटी, श्याम नाम का एसेट क्रिएट किया था ऊपर 8th एंट्री में, वो आप क्लियर कर दोगे आप, क्योंकि आपने पहले श्याम को डेबिट किया था, क्योंकि उससे आपको पैसे मिलने वाले थे। 9th एंट्री में वो पैसे आपको मिल गए, तो कैश हमारे पास आ रहा है, दैट्स वाई कैश हमारा एसेट है, तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड। और हमारे पास श्याम नाम का जो पहले पर्सन हमारे पास एसेट की तरह लिखा गया था, अब वो गायब हो जाएगा, वो घट जाएगा, हट जाएगा, तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम। लास्ट एंट्री है कैश पेड टू महेश, महेश को आपने कैश पे कर दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपकी एंट्री थी 6th नंबर पे महेश नाम की, है ना, आपने उससे सामान खरीदा था उधार पे, अब उसको आप पैसे दे रहे हो, तो जो लायबिलिटी महेश नाम की क्रिएट हुई थी पहले, अब वो गायब हो रही है, तो उस लायबिलिटी को आप जो है डेबिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी घट रही है ना आपकी, तो महेश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आपकी लायबिलिटी घट गई और आपने उसको कैश पे किया है, कैश भी घट गया, तो कैश को कर देंगे आप क्रेडिट, महेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। यहाँ बताया हुआ है क्या बढ़ा, कैसे बढ़ा, घटा, ठीक है, एग्जैक्टली, और मैंने आपको एंट्रीज बता दी हैं। आई गेस इसके अलावा सारे क्वेश्चंस ही हैं इसके अंदर। अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मुझे थोड़ा सा काम है आज, ठीक है, वरना मैं कंटिन्यू करता पक्का इसे। भाई किसी के डाउट हो तो मुझे बता दो, 2 मिनट के अंदर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं आपकी 12-10 तक। एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? ओके भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर नेक्स्ट क्लास में हमारे सर ने मुझे ऑफिस नहीं बुलाया तो 3 तारीख है, अकाउंट जाने, हो सकता है क्लास रख दी जाए ऑफिस के अंदर, क्लास मतलब अकाउंट्स के लिए बुला लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अगर होगी तो मैं आपको सैटरडे को इन्फॉर्म कर दूंगा। और यार डेली का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेली का मुझे कल कहा था,
डेली क्लास ले पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और बच्चे भी सब, मतलब बच्चे कह रहा हूँ यार, बच्चे बोलने की आदत हो गई है पढ़ा पढ़ा के ना, ठीक है। और सबको ना मोनोटोनस लगेगा डेली हम पढ़ेंगे बैठ के, तो ठीक है, एक रीज़न ये भी है। ये पांडे भी बच्चा ही है, बड़ा बच्चा है।